सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमगीर वबा ने दुनिया भर में पंजे गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान इस वबा पर काबू पाने के लिए दिन रात एक कर रहा है और दुनिया के बरक्स पाकिस्तान पर अल्लाह का खास करम है। हर चैलेंज में फातेह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ भी साबित कदम, मुत्तहद और पुरअज़्म है। मुल्की यकजहती का मज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तक़वियत दी और शोबे सेहत की बेहतरी, अवाम तक इत्तलात की बरवक्त फरहमी में एक कलीदी किरदार अदा किया। NCOC के कामयाब मिशन को आज 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं। रिपोर्ट आपने देखी और इस 100 दिन की जो कारकर्दगी रही वो भी आपने जानी। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। इनसे भी बात करेंगे। पहले अहम खबर देते चलें कि एक अहम इजलास भी हुआ आज असद उमर की ज़ेर सदारत। क्या बातें हुई और 100 दिन की कारकर्दगी पर जो रोशनी डाली गई। आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमना, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को 100 रोज़ मुकम्मल हुए। असद उमर की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, NCOC को आज जो है 100 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और इसी हवाले से NCOC में एक अहम इजलास भी जारी है और इसकी सदारत असद उमर कर रहे हैं। उनके साथ चेयरमैन NDA में भी इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास के हवाले से आपको बताएं कि ओवरऑल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको, जिनमें हमारे डॉक्टर्स और जो भी कोरोना वबा से निपटने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल जो 100 दिनों में NCOC की जो भी कारकर्दगी रही है इस पर जायजा लिया जाएगा। असद उमर को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा आइंदा जो होने वाले आइंदा जो आगे मुस्तकबिल में जो है NCOC के किरदार के हवाले से जो है हिकमत अमली भी बनाई जाएगी। जी ठीक है, हमने इस बारे में मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी जारी है और 100 दिन की जो कारकर्दगी है उसका जायजा लिया जा रहा है। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा गुलाम मुर्तज़ा भी हैं। उसामा, 26 फरवरी को हम देखते हैं कि कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में आता है। 4 माह हो चुके हैं और इसी दौरान हमने देखा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का क़याम भी अमल में लाया गया और बड़ी तेज़ी से काम किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि केसेस में कमी हुई है। तो 100 दिन की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं और हुकूमती कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम इदारा, सबसे अहम बॉडी यही थी NCOC, जो बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी और बड़ा बरवक्त था ये नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर को बनाना। इसमें देखिए पाक फ़ौज का किरदार भी बहुत अहम है। हमारे यहाँ एक मसला है कि जहाँ क्रेडिट हो हमें वो देना चाहिए, इससे हौसला अफजाई होती है और आइंदा के लिए हमें पता चलता है कि ये हमने इससे सीखना है। अब इसमें मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूं कि हॉस्पिटल से डाटा इकट्ठा करना, कितने लोग आ रहे हैं, कितने सेहतयाब हो रहे हैं, इसमें भी हमारी पाक फ़ौज का बड़ा अहम किरदार रहा कि मैन पावर भी ज़रूरत थी उसके लिए, क्योंकि एक स्टाफ तो ज़ाहिर है लोगों की सहूलत के लिए वहाँ पर लगा हुआ उनके इलाज मुआवजे में। तो 700 फ़ौजी जवान जो है इसमें शरीक हुए पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह से आप NCOC में देखें कि वहाँ पर भी आपको अफसरान भी मिलेंगे और इसमें ISI का किरदार भी बड़ा अहम रहा, ट्रैक एंड ट्रेक सिस्टम में कि कितने लोग हैं। और उसके बाद ये जो हम देखते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म आई कि किन इलाकों में हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर केसेस ज़्यादा हैं, उन सबको देखा गया। तो इसमें इसलिए ये इदारा बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ। और इसी के बाद स्ट्रेटजी जो भी बनानी हो सूबों के दरमियान, वज़ीर आज़म जब ब्रीफिंग लेते हैं तो सब कुछ यहीं से होता है। डेली यहाँ पर देखा जा रहा होता है कि कितने केसेस हैं, किस तरह बड़े हैं, ग्राफ्स को चेक किया जा रहा होता है। फिर इसमें तमाम अहम लोग, यानी उसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हों, वज़ीर आज़म बशीर बराए सेहत, NDMA के चेयरमैन हैं, इसी तरह से असद उमर साहब जो इसको हेड कर रहे हैं, साथ उनके लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान साहब भी हैं, तो इसी तरह से दीगर लोग। तो डेली की देखा जाता है प्रोग्रेस क्या है, किस तरह केसेस कहाँ पर कितने हैं, हॉटस्पॉट्स क्या हैं, और उसी की वजह से बेहतर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और जिस शख्स की ज़रूरत हो वो भी यहाँ आ जाते हैं। जब मुईद यूसुफ साहब की ज़रूरत हो, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी, वो भी यहाँ पर होते हैं कि कब बाहर ममालिक में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका जाना आना, फ्लाइट्स को किस तरह देखना है। तो तमाम फैसले लेने से पहले यहाँ पर पहले रिकमेंडेशन तैयार होती है और उसके बाद ही फिर, और उसके साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। आप देखिए कि आबो हवा अगर देखी जाए तो
भारत की भी इसी तरह है। आज की खबर सुन लें कि 22,000 रिकॉर्ड केसेस वहां पर सामने आए हैं। मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है, पाकिस्तान को मजीद एहतियात की जरूरत है, तो उसमें भी एनसीओसी का किरदार और ज्यादा अहम हो जाता है। तो मैं सराहता हूं जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, इस इदारे को जिस तरह ये काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम कर रही है, ये एक यानी हंगामी तौर पर बनाया गया तो बड़ा बेहतरीन है। और एनडीएमए के चेयरमैन भी इसमें होते हैं, कोई गिला शिकवा हो किसी सूबे को, कहीं कोई मसला है तो वो यहाँ पर बात हो जाती है, फौरन किसी चीज की जरूरत है तो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनी और उसी वजह से शायद हम आज इस पोजीशन में हैं कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग सेहतियाब हो गए हैं और 2.5 लाख तकरीबन टोटल मरीज है, तो ज्यादा लोग जो हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आपसे जानना चाहूँगी कि पहले हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया 15 रोज़, फिर उसको बढ़ाया गया और अब जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है स्मार्ट लॉकडाउन की कि वो इलाके जहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन किया गया, तो किस तरह की बेहतरी देखने में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ये एनसीओसी जो है इसके जो फैसले हैं वो काफ़ी उसका मुस्बत जो नताइज हैं उसके सामने आए हैं। यहाँ पे अगर हम जिक्र करते हैं तो फ्रॉम द डे फर्स्ट हमें सबसे पहले इस पैंडमिक में अगर कोई चीज़ होती हुई नज़र आती है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जहाँ पे फौरी तौर पे टेस्टिंग किट्स और इनका जो इब्तदाई खाका है वहाँ पे तैयार किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स जो थे वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक इंटीग्रेशन पैदा की। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोऑर्डिनेशन से तमाम सूबों के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया और सूबाई प्रोविंशियल जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बात की गई। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी। फिर इसको एक ऐसी जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया गया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी कि तमाम चीज़ें जो सिविल अदारे तमाम अपनी अपनी जगहों पे बेहतरीन काम कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स वहाँ पे पहुँचाएँ कि कितने टेस्ट उन्होंने किए हैं, कितने टेस्ट कर रहे हैं और किस इलाके में कितने लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पेंडेमिक के जो मरीज़ हैं बढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है या वहाँ पे कुछ ओपन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की सूरत हाल में ये एनसीओसी के पास इख्तियार था, वहाँ सेंटर डाटा कलेक्शन का सेंटर था ये, और यहाँ पे तमाम चीज़ें जो थी वो गुलाम मुर्तज़ा इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। अभी अहम खबर एक आ रही है जो हम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल होने पर गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से काम किया गया इन 100 दिनों में और कोरोना वायरस के जो केसेस दिन ब दिन अब कम होने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद है उसामा गाजी और गुलाम मुर्तज़ा। उसामा, ये बताइएगा कि हमने मई के महीने में देखा जिस तरह से एक तेज़ी पकड़ी इस वायरस ने और मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला गया, अब एकदम से हम ये देख रहे हैं कि केसेस में कमी आ रही है, तो ये क्रेडिट सारा स्मार्ट लॉकडाउन को होगा कि स्मार्ट लॉकडाउन किया या वैसे ही वायरस अब माइल्ड हो चुका है? देखिए, माहिरीन इस बारे में यकीन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये, एक तो इसका एक टाइम जिस तरह बताया गया, बार बार पूछा गया 5 से 6 माह तक ही रहता है, वो नज़र आया। लोगों में फिर अवेयरनेस हमने पहले से ज़्यादा देखी कि जिस तरह अमल दरामद करवाने के हवाले से कि मास्क पहने, लोग खुद भी ज़ाहिर है खौफजदा हो गए। इतने ज़्यादा केसेस जब सामने आने लगे तो लोगों ने एहतियात भी करनी शुरू कर दी। फिर इसके साथ जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, जब पहले ज़्यादा निस्बतन सख्त लॉकडाउन किया गया था तो उसमें एक रीज़न ये भी थी कि हम तब तक कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, अपने हॉस्पिटल्स में बेड हो, ऑक्सीजन का मसला, वेंटिलेटर्स का, तो उस तरफ भी हम जा सकें। और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप लॉकडाउन रख सकते थे या बहुत सख्त, तो ये स्मार्ट लॉकडाउन ही अब सोचा जा रहा है कि वाहिद हल है और पूरे मुल्क में इसके बेहतर नताइज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हम सब कुछ ओपन भी नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये फिर अब जिस तरह ईद उल अज़हा आ रही है, बड़ा ये ख़तरनाक वक्त है इस लिहाज से कि फिर ये ना वबा फैल जाए, क्योंकि ईद उल फितर पर भी हमने देखा उसके बाद एकदम केसेस बढ़ गए थे, बहुत बड़ी तादाद में केसेस सामने आने लग गए थे। तो इसलिए इसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और इसीलिए एनसीओसी जैसा इदारा जो काम कर रहा है या ये बॉडी काम कर रही है, ये बहुत अहम है। ये रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं और फिर पूरी दुनिया में किस तरह से केसेस की तादाद किस तरफ जा रही है और क्या क्या वहाँ पर किया गया है, उसके क्या असरात हुए हैं,
फिर दवाइयों के हवाले से भी यहाँ पर ब्रीफिंग दी जाती है और फिर आगे महकमा सेहत। उसामा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये वायरस अब माइल्ड हो गया या नहीं, माहिरीन ही हमें बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर जावेद अकरम, उनसे जानते हैं कि क्या वायरस का जो एक पीक टाइम आया था अब वो पीक टाइम लो हो गया है, माइल्ड हो गया वायरस, और मौसमियाती अब जो तब्दीलियां होने जा रही हैं, मॉनसून का आगाज हो गया, इसका क्या असर होगा इस वायरस पर? जी बताइएगा डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई भी ऐसी कोई साइंटिफिक तहकीक ने ये बताया गया है कि ये कोई वायरस का इफेक्ट होने वाला है मौसम पे। मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई भी इफेक्ट होगा। ज़्यादा इफेक्ट होगा कि हम किस तरह अपने इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जो कि हमारे SOPs हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग के, मास्क के पहनने के और हैंड हाइजीन के, तो उस पर इफेक्ट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि मास्क का कोई तल्लक होगा इस चीज़ से कि ये कितना कम कंट्रोल कर पाए। मौसम का मेरा नहीं ख्याल। डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि जी सेहतमंद लोगों की तादाद बढ़ गई है, ये कितना खुशाइंद है कि 1.25 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं और तकरीबन 2.25 लाख की टोटल तादाद जो मरीज, तो ज्यादा लोग तो सेहतयाब हो गए। ये कितना अहम है? और जो केसेस की कम तादाद है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब पहले एक दफा हमने देखा 7,500 रोजाना केसेस सामने आ रहे थे, अब तकरीबन 3-4 हजार के दरमियान है। देखें, जाहिर है कि जब टोटल केसेस ज्यादा होंगे तो सेहतमंद भी ज्यादा होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है कि सेहतमंद हो रहे हैं लोग, और होने भी चाहिए, क्योंकि मोर्टेलिटी तो जाहिर है इसकी 2-3% से ज़्यादा ना है और ना होनी चाहिए। और जहाँ तक ये कहना कि केसेस कम हो रहे हैं, ये मेरा ख्याल है लिटिल टू अर्ली होगा, क्योंकि मसला ये है कि हमने टेस्टिंग, ऑल्दो कैपेसिटी हमारी थोड़ी सी बतदरीज बढ़ी है, लेकिन हम इतने टेस्ट नहीं कर पा रहे, और ख़ासकर हम रैंडमाइज टेस्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे पॉपुलेशन बेस्ड। ये तो उन्हीं के टेस्ट कर रहे हैं जिनको इलामात हैं जो टेस्टिंग के लिए आती हैं, लेकिन फील्ड में जाके जब रैंडमाइजेशन हम प्रॉपर साइंटिफिकली करते हैं उससे हम बता सकेंगे कि इस वक्त कितने केसेस हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो टेस्ट भी नहीं करा रहे, बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं जो अलामात के बावजूद हॉस्पिटल रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक स्टिग्मेटाइज हो चुकी है बीमारी, और कोई भी अब ये नहीं चाहता कि वो डिक्लेयर करे कि वो कोरोना का में मुब्तला है, या वो ये भी डिक्लेयर करे कि उसके वालिद की कोरोना से डेथ हुई है, क्योंकि उनको ख्वाहिश है कि शायद हमारा जनाजा भी प्रॉपरली ना हम कर सकें, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अंडर रिपोर्टिंग इस वक्त काफ़ी हो रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी बनी है वो एक खुशाइन चीज़ है कि पहले हॉस्पिटल्स बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब कुछ कैपेसिटी बन गई। उसकी 2 वजूहत हैं, एक तो लोग हॉस्पिटल में जा कम रहे हैं, दूसरा मेरा ख्याल है कि सीरियस जो बीमारी है शायद वो किसी हद तक अब कम हो रही है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, NCOC है जो जी उसामा जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि NCOC के बारे में आप कहेंगे, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर, आपने इतना आप काम किया, इतना तजर्बा आपका मेडिकल फील्ड का, और खुद आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को हेड किया है, ये जो बॉडी बनाई गई इसकी अहमियत को आप किस तरह देखते हैं? नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ये कितना कारआमद रहा? देखें, बहुत अच्छी चीज़ है, एक नेशनल अदारा होना चाहिए जिसमें तमाम प्रोविंसेस की और स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो इस लिहाज से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है जो इसके ट्रू मकसद थे कि ये विजन की अलाइनमेंट करे, वो शायद इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट पार्टीज की हुकूमत है और वो कोई एक जैसा नहीं सोच रहे। इस वक्त तो ज़ाहिर एक फ्रेगमेंटेड सी रिस्पॉन्स आती है कि वो NCOC में जो डिसाइड होता है शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता उस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे मुल्क में, और जब यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उसका परसेप्शन एक ऐसा क्रिएट होगा कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे। लोग इसको इतना सीरियसली अभी भी नहीं समझ रहे जितना समझना चाहिए। अभी भी मैक्सिमम जो मास्क पहनने की शरह है वो 50% से ज़्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी एक वजह यही है कि हमारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट NCOC में और NCOC के बाहर असेंबली में और बाकी जगहों पे नहीं है। ठीक, अच्छा ये जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई डॉक्टर साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया कि वो इलाके ही सील कर दिए गए जहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह देखते हैं, फ़ायदेमंद साबित हो रही है?
देखिए एज ए डॉक्टर तो मैं यही कहूँगा कि किसी किस्म का भी लॉकडाउन इज़ वेरी गुड, चाहे वो स्मार्ट हो अनस्मार्ट हो। देखिए मकसद तो ये है कि जो लोग हैं वो समाजी फासला रखें और घरों से कम निकलें, चाहे वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन के तहत ऐसा हो जाए, जैसे पहले रमज़ान में ओनरशिप दी गई थी लोगों को कि जी हम लॉकडाउन ख़त्म करते हैं, अब आपके पास ओनरशिप है, आप ये नहीं निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ईद एक ऐसा मौका आया कि वहाँ पे हम भी मिस दी बस, और वहाँ उससे पहले इतनी ट्रांसमिशन नहीं थी ज़्यादा। ईद पे जब हमने इचरा बाज़ार और अनारकली और हर मार्केट में एक बच्चे की ईद ये ख्वाहिश कि उसकी नई जूती से ईद हो जाए, उसकी नहीं कुर्बानी की, हमने कई जिंदगियों की कुर्बानी कर दी। बहुत ही गैर जिम्मेवाराना हमारा रवैया था एज ए पाकिस्तानी। तो उसके बाद जाहिर है कि एज एक्सपेक्टेड के 15 दिन बाद ट्रांसमिशन पीक पे गई चली और फिर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, और यही मकसद भी यही था उस वक़्त कि शायद लोग अब खुद अपने सेल्फ रिस्ट्रेन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कोई भी किसी भी किस्म का लॉकडाउन हो जहाँ पे हम इम्पोज कर सकते हैं लोगों पे कि वो पूरे का पूरा घराना ना चला जाए सब्जी खरीदने या सुपरमार्केट में, एक बंदा जाए या कम लोगों का निकलना कम हो, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट कम हो, तो मेरा ख्याल है ना होने से तो बहुत बेहतर है कि कोई भी लॉकडाउन हो, चाहे वो ऐसे एरियाज में हो जहाँ पे ट्रांसमिशन हम समझते हैं कि ज़्यादा हो रही है। तो वो मेरा ख्याल है कि इसका भी इफेक्ट डेफिनेटली हुआ भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो प्योरली एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही बता सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, अहम खबर एक आ रही है जो से शेयर करेंगे कि स्कूल तो 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम से इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं ऐसी सूरत हाल में तो स्कूलों में क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, बताइएगा डॉक्टर साहब। देखें अभी 15 अगस्त को तो काफी टाइम है, महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो उस वक्त की सिचुएशन नहीं कही जा सकती। ये जरूर कहा जा सकता है कि ये बीमारी 15 अगस्त तक कहीं नहीं जाने वाली अनफॉर्चुनेटली, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है और बनी रहेगी बहुत देर तक। और इसलिए जो हम कह रहे हैं कि हमें इस बीमारी से रहना सीखना पड़ेगा, बीमारी ने नहीं सीखना, वायरस ने नहीं सीखना, ये हमारा अब एक रिक्वायरमेंट बन जिंदगी और अपने बच्चों की और अपने घर वालों की और अपने कोलीग्स की बचाने के लिए कि हमें एक नया लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा जिसमें हमारी तरजीहात में होगा कि इस बीमारी को हम किस तरह कम करें। तो जाहिर है हमें जो तालीम है ये भी बहुत ही ज़रूरी अमल है। शॉपिंग या बाकी अननेसेसरी घर से निकलना नहीं है, ये तो टोटली नेसेसरी घर से निकलना है। तो हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आजकल बहुत छोटे बच्चे हमसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं वो तो हमें पढ़ानी चाहिए, हम भी अटेंडेंस लेनी चाहिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में ली भी जा रही है बच्चों की। और हमने तो विद इन 1 वीक और सो ऑनलाइन ये सारा कुछ कर दिया था, और क्रेडिट्स भी, और बहुत हद तक आप एवेल्युएशन भी ऑनलाइन अब कर सकते हैं। तो जाहिर है जहाँ पे फिजिकली उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है वो ज़रूर करें, लेकिन प्रॉपर ये कि टीचर्स को स्क्रीन करें जो उनके अटेंडेंस हैं, और कोई टक शॉप्स वगैरह ये चीज़ें ना खुलें जहाँ पे बच्चों को अननेसेसरी, और बच्चों का कोशिश करें कि बजाय इसके कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल खुले, 8 बजे से रात के 6 बजे तक खुले, लेकिन बच्चों को इस तरह बुलाएं कि थोड़े को बुलाना शुरू करें, और फिर आप देखेंगे। ठीक है, अगर स्कूल खोलने जा रहे हैं तो लिमिटेड बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और साथ साथ SOPs को भी फॉलो करा। डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, इस बारे में जान लेते हैं नदीम खान से। नदीम खान बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वबा को 100 दिन पूरे हो गए, और इस वबा के दौरान जो है पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने खिदमत सर अंजाम दिए। इसके पेश नज़र जो है आज 100 दिन के हवाले से जो है गिलगित सिटी हॉस्पिटल में जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आला अमीर अफजल खान थे, जिन्होंने जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है
उनके खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए जो है उनको उनमें तहाइफ और गुलदस्ते तकसीम किए। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ये डॉक्टर्स और पेरी मेडिकल स्टाफ जो है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिन्होंने इस वबा से लड़ते हुए जो है वो जाम शहादत भी नोश किया, जिसमें जो है डॉक्टर उसामा रियाज और मलक अशदर और डॉक्टर जमान शामिल है। तो इन्होंने जो है उनको खराज अकीदत भी पेश किया और उन्होंने इस अज़म का जो है इजहार भी किया कि इस वबा के खात्मे तक जो है डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम खान। पाकिस्तान की सूरत हाल से आपने आगाह किया, जहाँ पर NCOC के 100 रोज़ मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, कहिए कि एक अहम इजलास भी हो रहा है असद उमर की ज़ेर सदारत, क्या खबरें आ रही हैं, मज़ीद क्या सख्त फैसले हो सकते हैं? गुलाम मुर्तज़ा की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। उसामा गाजी, बताइएगा मज़ीद क्या फ़ैसले हो सकते हैं और क्या फ़ैसले होने चाहिए? अभी सख्तियों की ज़रूरत है क्या? जिस तरह डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि टेस्टिंग किट्स तो हैं लेकिन टेस्ट कम किए जा रहे हैं, ये क्या मामला है? तैमूर झगड़ा साहब की जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे, एक तो यह है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो अलामात जिनमें नज़र आएंगी, जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और लगता है खदशा है कि उनको कोरोना हो सकता है, तो उन्हीं के टेस्ट किए जाते हैं पाकिस्तान में। बहुत से मुल्कों में जिस तरह चीन, साउथ कोरिया और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये मिसाल मिलती है कि उन्होंने पॉपुलेशन की पूरे इलाके की सबकी ये टेस्टिंग की और उनको पता लग गया कि कितनी इसका फैलाव है, कहाँ है। तो माजरत के साथ कि हमारे तो ये हुआ कि कुछ एस्टीमेट्स लगाए गए कि अच्छा रैंडम सैम्पलिंग की गई, स्टार्ट्स इकट्ठे किए गए। सिर्फ मैं आपको लाहौर की मिसाल दूँ तो उसमें लाखों अंदाज़ा लगाया गया कि केसेस हो सकते हैं। सिर्फ लाहौर में ही कुछ 7-8 लाख, फिर कहा गया कि 25 लाख तक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कोरोना लाहक हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे ही सही हो जाते हैं, ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं इस तरह के कोई एस्टीमेट्स ही नहीं करवाने। तो यहाँ पर एक ये है सोच, अब ये NCOC में डिसाइड हो सकता है कि क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है, वरना ये होगा कि जो मरीज़ हैं कहीं उन पर उनके लिए भी बोझ ना आ जाए कि टेस्टिंग के लिए जनाब हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग गए हैं कि इतनी हमने रैंडम सैम्पलिंग शुरू कर दी है इतने बड़े पैमाने पर, हमारी जब लेबॉर्ट्री उतनी नहीं होंगी। तो इसलिए शायद ये फैसला किया जा रहा है कि सिर्फ जिन लोगों में अलामात हैं या वो लोग जो हॉस्पिटल आ रहे हैं जिनमें लग रहा है कि वो मरीज हो सकते हैं, सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो रही है। और यही वजह है, डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि एक वजह ये मेन हो सकती है कि हमारे मरीजों की तादाद कम हो रही है क्योंकि हम टेस्टिंग भी कम कर रहे हैं अब। तो ये भी चीज़ हमें जहन में रखनी है कि कहीं खुदा न खास्ता वो लोग जो जिनमें थोड़ी बहुत अलामात हैं वो कहते हैं, और ज़्यादातर लोग यूँ ही करने लगे हैं कि अच्छा खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, मुझे कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो वो शायद खुद से ठीक हो जाते हैं। ता वक्त है कि खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है या डॉक्टर के पास इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है जाना पड़े, तो उसी की सिर्फ टेस्टिंग हो रही है। आम लोग अब टेस्ट नहीं करवा रहे। ठीक है, आम लोग टेस्ट नहीं करा रहे। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कहाँ इजलास हो रहा है? इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, अब तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई। इस इजलास में क्या क्या बातें सामने आ सकती है? एक तो ये कि स्कूल खोलने पर भी अब गौर हो रहा है, तो अगर स्कूल खुल जाते हैं तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? कुछ ज़राए आप तक क्या खबरें पहुँचा रहे हैं? जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि असद उमर जो हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में खुसूसी तौर पे एक तो डाटा एनालिसिस किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 100 रोज़ का डाटा है, जिसमें डे बाई डे हमारे पास तमाम सूबों से इंफॉर्मेशन आती रही हैं, कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग सेहतमंद हो रहे हैं, डेथ रेशो क्या है। तो इस सारे इसको एनालाइज किया जा रहा है। एक अहम डेवलपमेंट इसमें यह भी है कि NCOC के पास गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक प्रपोज़ल आ रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक से जो टेस्टिंग मशीन्स हैं इसकी, जिस तरह शुगर के टेस्टिंग किट होती है उस तरह की ये कोरोना टेस्टिंग किट्स थी, उसके हवाले से उम्मीद है कि वो फैसले को करेंगे कि वो अगर आ जाए तो ये टेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। उस टेस्टिंग किट से तकरीबन 15 मिनट में रिज़ल्ट भी आ जाता है और उसके साथ साथ वो एक्यूरेसी भी उसकी 99.9% है। उसके साथ एक और चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि वो सस्ता भी है।
और चंद 100 में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। तो अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम अभी पैंडेमिक में हैं और हमें पता नहीं कि ये कब तक हमारे साथ चलना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जिस तरह दीगर अमराज जो है वो इंसान को साथ लेके चल रहा है, तो इसको भी हम इस टेस्टिंग किट जो है वो 2500-3000 रुपये तक की, इससे भी सस्ती बल्कि मिल रही है। तो वो अगर NCOC आज उसके ऊपर डिसीजन लेता है और उसकी इंपोर्ट की इजाज़त देता है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। जो आपने स्कूल के हवाले से पूछा है, तो ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, इस पर बात करेंगे। अभी का हम खबर आ रही है आगाह किया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा और उसामा गाजी मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जिस तरह से अभी शहबाज ने भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इसी चीज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। हमारा सबसे बड़ा अहम मसला जो इस वक्त तक है वो रैंडम सैम्पलिंग के हवाले से हमने सैम्पलिंग नहीं की है रैंडमली, क्योंकि जो सामा साहब बात कर रहे थे कि लाहौर का वो किया गया, वो एक स्टडी थी, डेट वाज नॉट रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के लिए तो आपको जिस तरह से यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता है, तो उस स्मार्ट लॉकडाउन के पूरी आबादी का हमें रैंडम सैम्पलिंग करना चाहिए। उसमें कम से कम अगर 10,000 लोग हैं तो एटलीस्ट हमें मुख्तलिफ हर गली में से 1-2 लोगों का डाटा कलेक्शन करके और उसको टेस्ट करके, तो उसका हम फिर एक एनालिसिस निकाल सकते हैं, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं, रिसर्चर्स के पास मौजूद हैं। तो फिर पता चल सकता है कि आपकी सूरत हाल क्या है किसी भी इलाके के हवाले से। लेकिन आज तक हमने एक भी इलाके की रैंडम सैम्पलिंग नहीं की और ना ही हमने रैंडम टेस्टिंग किया है और ना ही उसके रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम जहाँ पे भी हम स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, बस ब्लॉक्स लगा देते हैं चारों तरफ उस सेक्टर के, और उसके बाद एक ब्लॉक उठा दिया जाता है जहाँ से गाड़ियाँ आती भी हैं जाती भी हैं, और लोग वहाँ से निकल के काम पे भी जा रहे होते हैं, वापस काम से वापस भी अपने घरों को जा रहे होते हैं। तो ये स्मार्ट, लेकिन उसका किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं उस डाटा को, कि अगर वहाँ पे कहा जाता है कि जी पहले जिस दिन इसको लॉकडाउन किया गया उस दिन 400 मरीज थे इस सेक्टर में, लेकिन जब 400 मरीज एक दिन में निकले, लेकिन जब हफ्ता एक लॉकडाउन रहा तो उसके बाद इसमें केसेस की तादाद जो है वो 22 हो गई। तो बात ये है कि कहाँ टेस्ट किए गए, कहाँ उनकी सैम्पलिंग की गई, और किस तरह से किस मेथड के ज़रिए से हम कह सकते हैं कि अब वो 22 रह गए हैं। तो क्या वो लोग घरों से निकले नहीं और वो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया अपने तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर नहीं रही। गवर्नमेंट के पास अगर कोई चल के जाता है तो तब टेस्ट होता है उसका। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद रीच कर रही हो लोगों तक, अदारों तक या किसी जगह तक कि वहाँ पे वो सैम्पलिंग के लिए वो किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम ऑप्शन जो अवेलेबल है वो यही है कि जो स्मार्ट मशीन्स आई हैं कोरोना की टेस्टिंग के हवाले से, उनको इजाज़त दी जाए। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज जो हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं और वो सस्ते टेस्ट करना चाहती हैं, बहुत से ऐसे लोग इस वक्त फिर रहे हैं, NCOC भी जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें टेस्टिंग की इजाज़त दी जाए। तो वो हम उनके पैनल पे जाके 1000 से 1500 रुपये में टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक टेस्ट ये जो होगा वो ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ 40-50% हमारी आबादी जो है वो ख़ुद भी इतने पैसे खर्च कर सकती है अगर आप हर शहर की लेबॉर्ट्रीज़ को इजाज़त दे दें। अगर ये सूरत हाल ना हो तो फिर वो छोटी स्मार्ट किट्स जो हैं वो लाई जाएं, ताकि जितनी टेस्टिंग होगी, जितने % आबादी की टेस्टिंग होगी, उतना ही हमें उसके हवाले से पता चलेगा और उसकी हम क्योर कर सकते हैं, उसको आइसोलेशन कर सकते हैं। हर घर में अगर कोई ये जिस तरह अगर 2500-3000 की मशीन है या इससे भी कम की है, 1500 की 2000 की है, तो उसमें अगर 100 रुपये की भी स्ट्रिप डलती होगी, 200 की भी स्ट्रिप डलती होगी, तो कई ऐसे ख़ानदान हैं जो खुद डोनेट भी कर सकेंगे और ले भी सकेंगे। तो इस तरह से हम अब हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और डाटा कलेक्शन जहाँ पे हो रही है, ज़ाहिर है कि जब वो टेस्टिंग शहरों में, घरों में लोग करना शुरू कर देंगे तो फिर खुद भी उनकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ेगी और वो लोग बता सकेंगे। बाहर तो नहीं किसी को बताएंगे, लेकिन अपने तौर पे अभी भी यही हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और उसके साथ सिम्टम्स आते हैं तो वो लोग अपने आप को खुद आइसोलेट कर लेते, टेस्ट नहीं करवाते। तो ये हमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिम्टम्स आने के बाद खुद ही आइसोलेट हो जाते हैं। हर जैसे आपने कहा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। उसामा गाजी और गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी न्यूज़ हेडलाइंस का वक्फा लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, अपनी इस ट्रांसमिशन का एक बार फिर से आगाज करेंगे। पाकिस्तान कर दे करम
और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे बोल के इस खुसूसी ट्रांसमिशन बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान में, और हमारे साथ मौजूद और बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। और हमें अब ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने, उनसे भी इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आज 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं अब उनकी तादाद कम होती जा रही है। एनसीओसी की कारकर्दगी के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि ये जो 100 रोज़ा इनकी कारकर्दगी थी वो क्या रही, आपको इस हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं। और हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी, हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। 100 रोज़ मुकम्मल हो गया आज एनसीओसी को, यकीनन इस इदारे की 100 रोज़ा कारकर्दगी काबिल तहसीन है, आप क्या कहेंगे? जी, जब यकीनन कोविड जो है जब ये ख़ुसूसन चाइना से वेस्टर्न ममालिक और ईरान फैलना शुरू हुआ था तो उस वक़्त पूरी दुनिया जो है वह एक तो अवाम खौफ की लहर दौड़ गई थी और बहुत सारे ममालिक के गवर्नमेंट्स ने पैनिक किया। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त एक विजनरी गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत, तो पैनिक करने की बजाय यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो है प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए। और इससे में सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो एनसीओसी का इदारा है। अलगर्ज के इसके अलावा एनएनसी का एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐड करते हैं। और इसी तरह फिर बलूचिस्तान में हमने इसी पैटर्न पे बीसीओसी का हमने एक प्लेटफॉर्म अपना इस्टेब्लिश किया। एक कोर कमेटी हमने इस्टेब्लिश की जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब ऐड करते हैं और एपेक्स कमेटी हमारी जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ऐड करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है जैसे एनसीओसी है, मैं उस पर फोकस रखूँगा चूँकि सवाल आपका उसी मुतालिक है। एनसीओसी में एक तो ये हुआ कि चारों सूबे एजेके और जीबी फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनकी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। वीडियो लिंक्स के ज़रिए मीटिंग्स हुए और पूरे दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वक्त अवेलेबल थे कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए, जो प्रिवेंशन मेजर्स थे उनको सामने रख के उसको डेलिब्रेट किया गया और पाकिस्तान के मखसूस हालात में उसे प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई। सबसे बढ़कर ये कि अवाइल में मुख्तलिफ सूबों की स्ट्रेटजीज़ जो है लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ थी, लॉकडाउन रिलैक्स करने के हवाले से मुख्तलिफ थी, कोरोना को कॉम्बैट करने के हवाले से मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ सूबों में उस वक़्त लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थे, टेस्टिंग कैपेसिटी का इशू था, वेंटिलेटर्स का बड़ा इशू था, पीपीई मास्क किट्स नहीं मिल रहे थे, मास्क एकदम उसकी शॉर्टेज आ गई। बैनुल अक़वामी दुनिया में कोरोना का वक्त वाक़ होने की वजह से वेंटिलेटर पीसीआर मशीनें दस्तयाब होना मुश्किल हुए, किट्स स्वॉब्स वीटीएम्स वगैरह। तो दिस वाज द प्लेटफॉर्म एनसीओसी जिसने ये तमाम मुल्क के जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, न सिर्फ उनको मोबिलाइज़ किया बल्कि उनको कोऑर्डिनेट किया और उस कोऑर्डिनेशन की सूरत में एक बैनुल अक़वामी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी फराहम किए और वो मुख्तलिफ जो जावियों में मुख्तलिफ सूबे अपनी पॉलिसी बना रहे थे उसको कोऑर्डिनेट करते हुए एक नेशनल स्ट्रेटजी, नेशनल नैरेटिव और नेशनल पॉलिसी ये एनसीओसी ने जो है डिवाइस किया और आहिस्ता आहिस्ता इस राह पे हम सब गामजन हुए। इसी तरह जो एनसीसी का इदारा है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते रहे, उनकी जो डेलिब्रेशन है, सजेशंस थे, प्रपोजल्स थे, डिसीजंस थे, उनको एनसीओसी ने बड़ा अच्छे एहसन अंदाज में रेगुलेट भी किया और एनसीओसी ने अपने तौर पे भी सूबों के साथ मिलके जो डिसीजंस लिए, जो उनके प्रपोजल्स थे, वो एनसीसी के प्लेटफॉर्म पे जाके जब टेबल हुए तो वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को भी बड़ी आसानी हुई तमाम सूरत हाल को समझने में। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस वाज द प्लेटफॉर्म कि जिसको आज 100 डेज मुकम्मल हो गए कि जिसकी वजह से कोरोना कॉम्बैट भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह केसेस भी कम होना शुरू हुए। और चूँकि इनको अब 100 डेज होते हैं लेकिन बलूचिस्तान में कोरोना को चूँकि सबसे हम पहले जाके हमने उसको कन्फ्रंट किया, उसकी रोकथाम के लिए ईरान बॉर्डर पे हमारी जिम्मेदारी ठहरी। गो के जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की थी लेकिन फेडरल गुजारिश किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको असिस्ट करे, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ पर
जो हमने इस्टेब्लिश किया, तमाम ऑपरेशंस अरेंजमेंट्स, अब उसको 125 दिन तकरीबन होते हैं। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब ने 26 फरवरी को सबसे पहले कोयटा ही में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमार साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं भी मौजूद था, जो पहले 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में कोरोना के, एक कराची से था, एक इस्लामाबाद, तो उसको रिपोर्ट डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब ने कोयटा से किया, मैं वहाँ मौजूद था। और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के बाद शायद इस मुल्क में दूसरा वो शख्स मैं हूँ जिसने कोरोना को फिर रिपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर तफ्तान के जो इशू सामने आए, टेस्टिंग के इशू सामने आए। टेस्टिंग जो सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हमने 8 मार्च को, पहला लेबॉर्ट्री, और 80 टेस्ट जो है कंडक्ट करने की हमारी कैपेसिटी थी, वहाँ से हमने वो शुरू किया। आज 1500 प्लस टेस्ट पर डे हम कंडक्ट कर सकते हैं। एक लेबॉर्ट्री से हम 5 लेबॉर्ट्री तक पहुँच, छठा लेबॉर्ट्री है वो तुर्बत में इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद लोरलाई तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में। 10 मार्च को पहला केस जो है बलूचिस्तान में सामने आया था, और वो परेशानी, वो पैनिक, वो खौफ, वो इरास बलूचिस्तान में कोरोना से जो पहला, मुझे याद है 12 साल बच्चा था, उसका किस ताल्लुक दादू सिंध से था, गो के वो ज़ायरीन थे, वहाँ से आए थे ईरान से। हमारे एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में जब केस रिपोर्ट हुआ, मैंने उसको रिपोर्ट किया मीडिया के सामने, तो आप यकीन जानिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बड़ा खौफ इरास था। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो हमने मेजर्स उठाए, हमने इन 120 दिनों में या 125 दिनों में 8000 अफराद के लिए 68 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए, 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ 2148 बेडेड हमने इस्टेब्लिश किए। 22 फरवरी को सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जब ईरान में केसेस सामने आए तो हमने वहाँ पर एमरजेंसी इम्पोज की। ये जो अभी फेडरल गवर्नमेंट का आप जिक्र कर रहे थे कि मैंडेटरी मास्क का कानून, ये भी सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 18 अप्रैल को ये डिसीजन हमने लिया। और एक और फैसला बलूचिस्तान गवर्नमेंट, आप विजन देखिए कि शुरू में कोरोना से लोग खौफजदा भी थे और स्टैग्मेटिक भी था जी, और लोगों का ये ख्याल था कि अगर वो अपना सैंपल टेस्ट के लिए देंगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, खुदा न ख्वास्ता अगर किसी ऐसे शख्स का मौत वाक़ई होगा। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बात कर रहे हैं आप, आज हम NCOC पर, जिसे आज 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और यकीनन इस इदारे ने अब तक जो कारकर्दगी दिखाई वो काबिल तहसीन है। कोरोना केसेस जो कि अपनी पीक को पहुँच चुके थे और अब कहा यह जा रहा है कि केसेस में कमी आई है, आप किस तरह से देखते हैं इन 100 दिनों की जो कारकर्दगी है उसको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग जिनको वज़ीर आज़म साहब ने जिम्मेदारी दी थी असद उमर साहब की क़ियादत में, तो हम तो रोज़ाना NCOC में मुलाकातें हुई, दिन रात उस पे काम हुआ, डेटा को सामने रख के फ़ैसले किए गए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से तारीख़ ऐसी नहीं रही कि इतने डिलीजेंटली पूरे आदाद व शुमार देख के, एक्सपर्ट्स की इनपुट ले के एक पूरा प्रोसेस चलाया जाए। बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हैं, बड़े बड़े फ़ैसले बग़ैर किसी होमवर्क के हुए हैं तारीख़ में, माजी में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तरह का मॉडल बन गया है जिसमें सिविल और मिलिट्री इकट्ठी है, जिसमें सिविलियन इदारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सूबे और विफाक मिलकर फैसला कर रहे हैं। जाहिर बात है हर फैसले के लिए आप इस तरह की NCOC तो नहीं बना सकते, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई और ऐसे फैसले हैं, एक हमारे सामने मॉडल आ गया। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए तनकीद भी होनी चाहिए, हुई भी। एक इशू ऐसा है, एक मौत भी बहुत ज़्यादा है हमारे किसी भी शहरी की, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा एक ये इम्तिहान लिया है तमाम दुनिया का कि उसमें बिल्कुल परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं थी इंसान के लिए, लेकिन जितना कुछ हो सका, जितनी मेहनत इस पे हुई है, दिन रात एक किया गया, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा एक मॉडल भी है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम लोगों को। और ये सिर्फ NCOC में नहीं, NCOC के आगे बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, विफाक के लेवल पे, सूबे के लेवल पे, लोकल लेवल पे, हुकूमत, इंडिविजुअल एक्सपर्ट, वॉलंटियर फोर्स, इसमें तो हज़ारों लोगों को क्रेडिट जाता है। यकीनन हज़ारों लोगों को क्रेडिट जाता है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आप एक अहम रुकन हैं NCOC के और अभी वज़ीर आज़म भी पहुंचे हैं, क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं, कुछ बताएंगे आप?
जी, जैसे मेरा ख्याल आपको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली मैं आज वहाँ नहीं जा सका। मुझे हिदायत की गई है 3 दिन आइसोलेट करने की, क्योंकि कोई मेरे करीबी जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और अभी उसके बाद मेरा टेस्ट होगा। तो मैं अभी 3 दिन और आज मुझे वहाँ जाना था लेकिन नहीं जा सकूँगा। तो मुझे मालूम नहीं है जी, अभी वहाँ पे इजलास शुरू हो चुका होगा। 2 बजे थी वज़ीर आज़म साहब की आमद, तो मुझे नहीं मालूम इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप जैसे एक्सपर्ट पूरी दुनिया में माने जाते हैं और आप इस चीज़ देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एनसीओसी का? आपने जब जाकर वहाँ पर रिकमेंडेशंस दी, आपसे क्वेश्चंस भी हुए, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मसला आया, उसमें भी आपने अपना इनपुट दिया, तो कैसा ये 100 दिन आपने कैसे देखे, क्या होता रहा, क्या मुश्किलात आई, किस तरह उनसे गुजरे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब भी कभी ऐसा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, और जाहिर बात है कि जिन लोगों की जो डे जॉब जिसको कहते हैं, यानी आम जो उनका फोकस है, उससे हट जाती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत से और काम आपको दिए जाते हैं। इमरजेंसी में यही होता है। तो हर एक शख्स के ज़िम्मे कोई एक चीज़ लगी हुई थी और इदारे अपने काम भी कर रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन का जिम्मा एनसीओसी के पास था। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को वापस लाने वाला मामला, वो आपने देखा, उस पर काफ़ी मेहनत भी हुई, लेकिन उसमें एविएशन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही थी, फॉरेन ऑफिस, तमाम इदारे अपना काम कर रहे थे, ओवरसीज़ वाले भी, और मेरा काम था कि इस सबको कोऑर्डिनेट करना। तो जहाँ तक इनपुट है, इनपुट तो जाहिर बात है, वो एक कमेटी थी, उसको मैं हेड कर रहा था, रोज़ मुलाकातें हो रही थी, उन पे काम हो रहा था। इसी तरह मेरे बाकी कॉलीग्स भी जो हैं वो भी अपना अपना काम ओवरसी कर रहे थे। लेकिन इनपुट का कभी भी ये मतलब नहीं होता है या ना होना चाहिए कि जो मेरी राय है वो कबूल हो गई। तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर था। रोज़ सुबह सूबे भी आते थे, चीफ सेक्रेटरीज आते थे, डिबेट होती थी, बहस मुबाहिसा होता था, और फिर एक मंतकी फैसला किया जाता था तमाम इनपुट के बाद। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इनपुट दी जो पॉलिसी नहीं बनी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बन गई। वो यही इसी तरह डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन ओवरऑल जो है एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी कई दफ़ा होता है इमरजेंसीज में। देखिए ना, जब आपको नज़र आ रहा है, आप रोज़ सुबह जाते हैं, यकीन मानिए रोज़ सुबह उठ के अगर पहली चीज़ आपने ये देखनी हो कि आज पाकिस्तान में हमने कितनी जानें खोई हैं कोरोना को, और आपको ये मालूम हो कि आप एक ऐसे फ़र्द हैं जो इनपुट दे रहे हैं और जिन पे कोई ना कोई ज़िम्मा है, जो भी आपके नंबर रोज़ सुबह सामने आए, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। आप पूरी मेहनत करते हैं और कई दफ़ा हमें लगता था कि जी इतनी मेहनत के बाद भी हालात ख़राब हो रहे हैं। फिर कुछ फ़ैसले होते थे, उन पे बहस होती थी। कई दिन बहुत अच्छे होते थे जब लगता था कि फ़ैसले किए गए और उससे कीमती जानें बच रही हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है। इमरजेंसी में बिल्कुल ऐसे होता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा बहुत मुश्किल वक्त है ये हम सारों के लिए, पूरी कौम के लिए। लेकिन एनसीओसी में भी जो हम लोग थे, क्योंकि हमें सबको ये लगता था कि हमारे फैसलों की वजह से हो सकता है कि चीज़ें बेहतर भी हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जो है मसाइल जो है वो ना हल हो रहे हों। तो एक बहुत ही भारी वज़न है, और मुझे तो कम से कम बहुत लगा कि बहुत मुश्किल मरहले थे हमारे लिए। अल्लाह करे कि जल्द जो है इस वबा से हमें छुटकारा मिले। अभी भी कुछ वक्त लगेगा, कुछ देर है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि तमाम एनसीओसी के कॉलीग्स ने दिन रात एक करके, तमाम सूबों के कॉलीग्स ने, तमाम लोकल गवर्नमेंट, तमाम वॉलंटियर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेहनत की। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में तमाम फैसले होते हैं, हम जानते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये वबा यहाँ से ख़त्म हो। और डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप फ़ौज का किरदार किस तरह देखते हैं, क्योंकि कई मिलिट्री के आला ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं, उन पर भी बड़ी जिम्मेदारियां थी। लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ है, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत, वो भी सराह रहे हैं कि एनसीसी में बहुत काम हुआ। फिर यहीं की रिकमेंडेशन जाती थी एनसीसी में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास, और वहीं पर फिर सूबों के वज़ीर आला भी होते थे और वज़ीर आज़म भी। तो फ़ौज के किरदार को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत मुस्बत, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि फ़ौज और सिविल मिल के ये काम करेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि ऐसी इमरजेंसीज़ में कोई भी एक साइड, कोई एक इदारा पूरी तरह काम नहीं कर सकता। हमारे पास एनडीएमए बना हुआ है, उसका कानून है, बड़ा ताकतवर इदारा है, लेकिन
आप देखिए इटली जैसे ममालिक, बरतानिया जैसे ममालिक, वहाँ भी फौज को बुलाया गया आखिरकार मदद करने के लिए। तो इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए, बिल्कुल एक हो के काम किया है सिविल और मिलिट्री ने। बहुत सी जगह मिलिट्री की हमें बहुत सख्त अशद ज़रूरत थी, वहाँ पे हमने उनको इस्तेमाल किया, उन्होंने मदद की। और जो चेयर में असद उमर साहब थे, कोई बहस नहीं थी, वो फैसले कर रहे थे। और जहाँ सिविल कर सकता था सिविल कर रहा था, मिलिट्री कर सकती थी मिलिट्री कर रही थी। तमाम कमेटी सिविलियन हेड कर रहे थे, मिलिट्री सपोर्टिंग रोल में थी। और मेरा ख्याल है कि इस तरह ही सिर्फ ये मामला चल सकता था। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ कैपेसिटी भी कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और चीज़ें भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी मुल्क रुक गया था और सिर्फ NCOC चल रही थी, तो सिर्फ यही तरीका था। और मैं तो अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों को भी, फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह उन्होंने ये सारा काम किया। डॉक्टर साहब, आपका पूरी दुनिया का तजर्बा है, थिंक टैंक्स आपने देखे, किताबें लिखी, रिसर्च, दुनिया देखी आपने, बड़े बड़े इदारे देखे। आप NCOC को कहाँ रेट करते हैं, किस तरह आप समझते हैं कि इसका किस लेवल का काम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए? देखिए, अगेन ये बहुत मुश्किल मामला है। आपको बजाय NCOC के मैं इस तरह जवाब दे देता हूँ कि आप सारी दुनिया को ज़रा देख लें और देख लें कि किस तरह फैसले हुए, किस तरह फैसले होके यू टर्न लिए गए, किस तरह, क्योंकि ये वबा ही ऐसी है कि किसी को नहीं, कोई बॉयलर प्लेट, किसी के पास मॉडल नहीं था। तो अगर आप वो सामने रखें तो मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि अगर अमेरिका में कोई ऐसा मॉडल बनता, और वहाँ बने भी, वहाँ भी व्हाइट हाउस की एक टास्क फोर्स बनी वगैरह, उस पर तनकीद भी बहुत हुई, अगर मैं अमेरिका में बैठा होता, बरतानिया में बैठा होता, यही चीज़ बनती और इससे बेहतर ना चलती, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। ये ज़रूर है, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग शामिल होते, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन शायद बेहतर होती, कम्युनिकेशन जो है उनके पास ज़राए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेशन के खदोखाल थे, NCC, फिर NCOC, फिर लोकल, फिर सिविल, मिलिट्री, इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहिद यूसुफ बॉम्बे, और आपने डिटेल हमें बताई कि किस तरह से इन 100 दिनों में क्या मुश्किलात पेश आई, किस तरह से फैसले किए गए और अब सूरत हाल क्या है। आज के वो इजलास में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर रखा है 3 दिन के लिए। वज़ीर आज़म पहुँचे हैं और जो अहम फैसले होंगे यकीनन उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हवाले से, जिसे आज 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फरमाइएगा कि 4 माह का बरसा हो चुका है इस वबा को पाकिस्तान में आए हुए, तो मुश्किलात क्या पेश आई आपकी हुकूमत को फैसले लेने में? और अब जिस तरह से आप हमें बता रहे थे कि शुरू में तो सब पैनिक कर गए, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, तो किन किन मुश्किलात का सामना रहा? देखिए, पैनिक की वजह यही थी कि कोरोना को डील करना, उसको कम्बैट करना, उसको कन्फ्रंट करना, और ग्लोबली जो एक्सपर्ट है उनको समझने में बड़े मुश्किल का सामना इसलिए रहा कि कॉम्प्लिकेटेड है। एक ऐसा वायरस कि जिसकी साख्त म्यूटेट करती जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में वसूख से, कोई वैक्सीनेशन मेडिसिन भी नहीं, और सिर्फ प्रिवेंशन हैं, और प्रिवेंशन भी वक्तन फ़वक्तन उसमें एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो है वो बदलती रही है। जो स्ट्रेटजी जो सामने आई ग्लोबली वो लॉकडाउन का था, जो टर्मिनोलॉजी बड़ा मारूफ हुआ वो था SOPs। ये 2 टर्मिनोलॉजी और स्ट्रेटजी सिर्फ दुनिया में सामने आए। इसके अलावा पूरी दुनिया ने जो है एक्सपर्ट अपने आते उठा लिए कि हम इसका कोई और इलाज नहीं कर सकते। और फिर लॉकडाउन का जो इस्तिलाह है वो भी मुख्तलिफ, वुहान में जो लॉकडाउन है वो कुछ और था, इटली में कुछ और रहा, स्वीडन ने जो है किसी और मॉडल, अर्ड इम्यूनिटी का एक टर्मिनोलॉजी सामने आया। मुझे नहीं पता कि वो कितना हकीकत है या नहीं। तो पूरी दुनिया में जो है ये पैनिक और कन्फ्यूजन थी। हमारे लिए शुरू में मुश्किल था। हम सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट तफ्तान हमने इस्टेब्लिश किया, पहली दफा किसी वबा से हम निबरत आजमाते, क्वारंटाइन सेंटर का तसव्वुर से जो है आर्टिकल 51 जो है जी, तो वो क्वारंटाइन का जो है सिर्फ इस्तिलाह हम जानते थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 आइटम नंबर 51, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो बाद में आज समझना शुरू हो गए और हमने स्ट्रेटजीज बनाई, लॉकडाउन को रिलैक्स किया। एक पीक भी नज़र आया और सबसे पहले पाकिस्तान में शायद मैं ही वो शख्स हूँ जिसने 2 हफ्ते कबल ही
ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि बलूचिस्तान में एक डिक्लाइन की तरफ जो है कोविड जा रही है, केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरे मुल्क में ये बताया जा रहा है कि केसेस ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। आगे क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह आप केसेस कम हो रहे हैं। साथ रहिएगा, अजमल वजीर मुशीर इत्तलात KP हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आज 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक अब केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। आप इन 100 दिनों की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर फजल और करम था कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने जो टेक्नोलॉजी में हर लेवल पे हमसे बहुत आगे थे, उन्होंने कोरोना की इस वबा के सामने घुटने टेक दिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सूरत ने एक ऐसी क़यादत मिली कि उन्होंने पहले दिन से इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाए, पहला जो इसमें था जो स्टेप था वो जो है NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई, उसमें पहली दफा ये हुआ कि चारों सूबों के वज़ीर आला और साथ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये जब वीडियो लिंक पे जब तजवीज़ें लिए जाते थे तो आप यकीन करें कि ये 2-2, 3-3 घंटों पे मुहित ये मीटिंग्स होती थी और इसमें तमाम सूबों को साथ लेकर तमाम वज़ीर आला की इनपुट लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसले किए। और फिर ये कि फिर ज़ाहिर NCOC जिसमें असद उमर साहब जिसको लीड कर रहे थे, उसमें इस हवाले से ज़बरदस्त था कि वो फिर जो चीफ सेक्रेटरीज जो हमारी चारों सूबों की और फिर जो हेल्थ से रिलेटेड लोग और फिर दिगर जो हमारे स्टेक होल्डर सबको साथ लेकर डेली बेसिस पे उस पे काम हुआ। तो ये जो हमारे इक़दाम थे फederal हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उस विजन की मैं बात करूंगा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ पे हमारी सूबाई हुकूमत है या नहीं है। उन्होंने इस हवाले से इस वबा के हवाले से जो हमने प्रैक्टिकली काम किया और फिर आगे मैं आपको 2 चीज़ें ये तो मैं नेशनल लेवल पे आपको बताया। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है कोरोना की वबा के हवाले से कोई मेंटली तौर पर तैयार नहीं था और इसका ये भी पता नहीं चल रहा था। आए रोज़ उसके हवाले से SOPs में भी चेंजेस आते थे, पहले कुछ और थे फिर बाद में कुछ और। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बता दूं ये जिस दिन से कोरोना वबा आई है उस दिन से लेकर आज दिन तक न मेरे चीफ मिनिस्टर ने कोई छुट्टी की है, इतवार जुम्मा सैटरडे न हमने किए। 24/7 हमने फैसला किया। जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि 3 ऑफिस 24/7 यानी जो हमारे मेन ऑफिस थे, चीफ मिनिस्टर साहब का ऑफिस, एक मेरा ऑफिस और एक हमारे वजीर सेहत तैमूर जगड़ा साहब का ऑफिस, तो ये 24/7। और फिर उस वक्त चूंकि ज़ाहिर ऑफिस को मिनिस्टर्स को हमारे जितने एडवाइजर्स थे हमने उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो अपने घरों तक महदूद हो जाए क्योंकि वो ऑफिस में आएंगे तो उसकी वजह से ज़ाहिर लॉकडाउन था तो रश बनेगा और ये स्प्रेड होगा। तो उस हवाले से हमने न ईद की कोई छुट्टी की है, न हफ्ते की है, न इतवार की है, तो वॉर फुटिंग पे काम किया। और फिर हमने ये भी नहीं किया कि जहाँ पे कोरोना की वबा हमारे लिए खतरा था, हमारी जानों को खतरा था, हमारे साथ मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे थे उन सबको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे लोगों को सबको, वो भी साथ साथ हमारे एक MPA ने शहादत भी दी इस कोरोना उनको। तो उस जज्बे में हमने ये नहीं देखा कि हमारे जानों को कितना खतरा है। हम गए हॉस्पिटल्स गए, ICU वार्ड गए, हम क्वारंटाइन सेंटर गए, हम आइसोलेशन सेंटर गए, हम बाजारों में गए, हम SOPs पे अमल दरामद के लिए गए। हमने अपने डॉक्टर जो हमारे हीरोज है जिन्होंने दिन रात एक करके उनके सारे इज़हार यकजहती के लिए हम खुद ग्राउंड पे। तो ये 100 डेज जिस तरीके से हमने गुजारा है, तो मैं इसमें एक बात करूंगा कि यही वो बात है कि पाकिस्तानी कौम में जान है, पाकिस्तानी कौम में करंट है। इसके ऊपर कभी हमारे ऊपर जल्जला आया, हमारे ऊपर सैलाब आए, हमारे सूबे पे तो स्पेशली मैं बात करूँगा टेररिज्म आए, लेकिन हमारी आवाम ने डट कर मुकाबला किया। अल्लाह के फजलो करम से अब जिस तरह रिपोर्ट आ रही कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है,
ये था वो कौमी जज्बा की तमाम पाकिस्तानी कौम ने, मैं सब की बात करूंगा, तमाम कौम ने एक साथ मिलकर काम। हाँ जी, जिस तरह लियाकत शाहवानी साहब से भी हम भी बात कर रहे हैं, तो एनसीओसी ये इदारा यानी पहले तो नहीं था, ये वबा जब आई उसके बाद इसको फौरी तौर पर बनाया गया, पाक फौज के इसमें अफसरान भी इसमें शामिल हैं। अब आज वज़ीर-ए-आज़म फिर पहुंचे हैं यहाँ पर एनसीओसी में, तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक किस तरह से कोऑर्डिनेशन रही, जो आपने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी या जो मसाइल थे एनसीओसी में पेश होते थे, उसके बाद ज़ाहिर एनडीएमए के चेयरमैन भी वहाँ थे, दीगर लोग भी वहाँ पर होते थे, उनसे किस तरह का रिस्पांस आता था, किस तरह के फैसला साजी में ज़ाहिर मुश्किलात थी, इतने बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन का मसला, वेंटिलेटर्स का मसला, वो आप लोग बताते होंगे, तो आगे से रिस्पांस कैसा रहा एनसीओसी में? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कमांड ऑपरेशन जो कायम हुआ है एनसीओसी, इसका जो बहुत ज्यादा, मैं ये कहता हूं कि मैं दो चीजों का, यह पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा होंगी, इसको हमारी नस्लें याद रखेंगी। एक एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते थे, और एक एनसीओसी जिसको असद उमर साहब, और फिर जिसमें एनडीएमए के जनरल साहब थे, जनरल अफजल साहब और दीगर जितने भी लोग थे, उसमें जिस तरीके से काम किया गया और जिस तरीके से जब साहब भी थे इसमें, जी एग्जैक्टली, सारे लोग उसमें इन्होंने जिस तरीके से, और फिर ये आए खुद इधर आते थे, पेशावर आए, और फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जब कोई फैसला हम करते थे या कोई चीज के ऊपर, मैं क्योंकि खुद एनसीओसी में भी बैठता था, यहाँ से वीडियो लिंक से एनसीसी में मैं बैठता था, तो मैंने तो खुद प्रैक्टिकली ये आई विटनेस हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे कोई चीज की कमी हुई तो एनडीएमए ने हमें कभी नहीं होने दी, और मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। मैं इसमें आपको एक और बात ये जरूर बताना चाहूंगा, अपने सूबे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में पहले दिन से हमारी पाक फौज ने, और मैं ये बड़े धड़ल्ले से और दबंग तरीके से आपके सामने कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने हमारी सिविल गवर्नमेंट का साथ दिया, हमारे टास्क फोर्स में जो यहाँ पे हमारे कोर कमांडर साहब है और दीगर जितने भी उनके लोग थे, हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि वहाँ पे जो हालात रहे उनमें जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और फिर हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट में हर चीज में उन्होंने हमारा मुकम्मल एक कोऑर्डिनेशन था पाक फौज के साथ, एनसीओसी और फिर एनसीसी। तो ये जितने फैसले हुए, मैं क्रेडिट दूंगा पूरी जो ये जितने भी एनसीओसी में लोग थे, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के क़यादत में एनसीसी थी, जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला, मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम इस हवाले से बड़ा तारीखी काम हुआ है। वरना कोरोना वबा जिस तरीके से पाकिस्तान और हमारे जैसे जितने वसाइल है, हमारी जो मईशत है वो भी आपके सामने, लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया, इसका मेरे ख्याल में तारीख में कोई यकीनन तारीखी काम हुआ है और तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर, KP के मशीर इत्तलात हैं, गुफ्तगू करें। सूरत हाल आपके सामने है, एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन की जानिब जाएंगे, और लियाकत शाहवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा सामा गाजी और गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत शाहवानी, बताइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हमसे, 4 माह का जो एक्सपीरियंस रहा आपका इस वबा से निमटने का। जी वाकई एक मुश्किल मरहला था, और ख़ुसूसन एक तरफ तो एक बिल्कुल नई वबा जिससे हमने इबरत आजमाते, फिर कहाँ कोयटा, कहाँ तफ्तान, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, रातों रात वहाँ पर टेंटेज सिटी इस्टेब्लिश करना, फिर शुरू में हम VTM में सैंपल डाल के NIH को भिजवाते थे कराची या इस्लामाबाद, उस वक्त तक हमारा लेबॉर्ट्री ही इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। फिर अनफॉर्चुनेटली जब मास्क की ज़रूरत पड़ी, सैनिटाइज़र का, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, मार्केट से गायब कर दिया गया। अब एक तरफ पेशेंट्स को संभालना, दूसरी तरफ जो लोग ज़ख़ीरअंदोज़ी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ रेड शुरू हुए, और फिर जब हमें इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, मास्क वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो पूरी दुनिया में उसकी शॉर्टेज की वजह से कीमतें बहुत बढ़ गए, यानी एक मुश्किल मरहला था। फिर मसला ये सामने आया कि कुछ लोग कोरोना पे यकीन ही नहीं कर रहे थे, कुछ उसको साजिश करार दे रहे थे, लोग उसको प्रोपेगेंडा कह रहे थे, गवर्नमेंट की बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। तो मुख्तलिफ महाज पे हमें लोगों को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए कोरोना के बाबत समझाना भी पड़ा। हमारे ACs, डिप्टी कमिश्नर्स,
मैजिस्ट्रेट्स वो दूर दराज एरियाज़ में अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में जाके लोगों को लोकल लैंग्वेजेस में समझाना भी पड़ा। SOPs पे अमल दरामद, बहुत खौफ की फ़िज़ा थी, वसाइल बलूचिस्तान के साथ कम थे। शुरू ही में हमने 20 करोड़ रुपये ऑपरेशन के लिए रिलीज़ किए और फिर बेड्स हमें चाहिए थे, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ के लिए मिल नहीं रहे थे, उसका अरेंज करना। PCR मशीन चाहिए, नहीं मिल रहा, PCR मशीन मिला, अब किट्स नहीं मिल रहे, VTMs मिल रहे हैं तो फिर स्वाब्स नहीं मिल रहे। दिस वाज द इशू। फिर जब केसेस सामने आने शुरू हुए और सबसे पहला 60 साल एक बुज़ुर्ग जो है बलूचिस्तान में जब उसका मौत वाक़ हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन SOPs पे अमल दरामद, खौफ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल हालात था, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विज़न था। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस मरहले पे जाम कमाल साहब सूबे के वज़ीर आला थे। उन्होंने अपने विज़न के तहत सबसे शुरू में हमने क्वारंटाइन जब इस्टेब्लिश किया तफ्तान, उसके बाद पूरे बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। CM साहब ने उस वक्त कहा कि अब ये वबा आ रही है, पूरे मुल्क को अपने लपेट में लेगी और फौरी तौर पे हमें इक़दाम करने चाहिए। 68 क्वारंटाइन सेंटर शुरू ही में हमने इस्टेब्लिश किए, 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किए, 2 हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना के लिए हमने डेडिकेट किए, लेबोरेटरीज बढ़ाने शुरू किए, 6 अरब रुपए इन ऑपरेशंस के लिए हमने रिलीज किए। अब आपकी हुकूमत क्या NCOC में क्या रिकमेंडेशंस दे रही है? ईद उल अज़हा है, आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, अभी बरसात का मौसम, मॉनसून, हमने देखा भारत में रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए हैं, 22-22 हज़ार एक दिन में। तो इसके लिए अब आप क्या समझते हैं कि NCOC में आपके रिकमेंडेशंस देंगे? क्योंकि हमने बाज़ औक़ात देखा है कि जी ख़ास तौर पे सूबा सिंध के हवाले से वहाँ की जो हुकूमत है वो कहती है कि जी हम कुछ और करना चाहते हैं, लॉकडाउन सख्त करना चाहते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। फिर ये भी कहा जाता है कि NCOC में तो वो जो बात करते हैं वहाँ कुछ फैसले होते हैं, या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, कौमी राब्ता कमेटी जहाँ वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, वहाँ पर बात करने के बाद वो कुछ और बात करने लग जाते हैं। ये मसाइल भी आते हैं। इन दोनों हवालों से बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप क्या समझ रहे हैं, ईद उल अज़हा, मुहर्रम और उससे पहले ये मानसून, और दूसरा ये कि ये जो शिकायतें बाज़ औक़ात सामने आ जाती है कि जी हमारी बात उस तरह नहीं सुनी जाती। नहीं, बात सबकी सुनी जाती है, वीडियो लिंक पे मीटिंग होती है, इवन अपने प्रोविंशियल कैबिनेट्स में भी जब वो बात करते होंगे किसी की मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकती है, असम्बली में भी मुख्तलिफ ओपिनियन होते हैं, एक ही पार्टी के हाईएस्ट फोरम पे भी जब डेलिब्रेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है। NCC और NCOC दोनों में मुख्तलिफ ओपिनियन राय हैं, लेकिन मैंने शुरू में जिक्र किया कि दिस वॉज अ प्लेटफॉर्म कि इन तमाम मुख्तलिफ आरा लोगों को एक साथ लेकर चलना, उनको ओपिनियंस को एडजस्ट करते हुए नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्ट्रेटजी हमने बनाई, और यही कामयाबी हमारी रही है। और शायद यही वजह है कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में कोरोना जो है डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुआ। हालांकि पाकिस्तान में वेस्टर्न ममालिक के मुकाबले में वसाइल ना होने के बराबर हैं। तो एक तो हमने NCOC के प्लेटफॉर्म पे ये किया, दूसरा ये कि NCOC ने एक मॉडल दिया हमें कि इस मुल्क में तमाम मसाइल जो है हल किए जा सकते हैं, बशर्त ये कि मुतवातर जो है एक डिलीजेंस के साथ और रेगुलर मीटिंग्स के साथ एक दूसरे को सुन के एक दूसरे की ओपिनियन का एहतराम करते हुए हम पूरे मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। ये भी तय हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है CCI का, वो भी जो है ये मॉडल अगर अपनाएं और हमेशा मीटिंग्स हों और एक दूसरे को अकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, सुने, तो मसाइल हल हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि सूबों और वफाक के दरमियान में एक बेहतरीन जो रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है NCC, ये एक हैरतअंगेज एक्सपीरियंस हमने देखा। पूरा मुल्क जो है एक फैमिली की तरह, एक कुंबे की तरह वो इकट्ठे बैठ के वीडियो लिंक्स के जरिए अपने जो गम है, जो मुश्किलात हैं, वो भी शेयर करते थे, अच्छी एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे, और जो NDMA को मिलता था इंटरनेशनल दुनिया से या वो प्रोक्योर करते थे, उसे बड़े फिरक दिली से वो तकसीम करते थे। ये एक बड़ा अच्छा मॉडल एक सामने आया। दूसरा ये भी तय हुआ, ये साबित हुआ कि इस मुल्क के इदारों में, हम हमेशा ये कहा करते थे पास्ट में कि इदारे कोलैप्स कर गए हैं, इदारों में पास्ट में यस बैड गवर्नेंस की वजह से कमजोरियां थी, वीकनेसेस थे गवर्नमेंट, लेकिन हमने ये भी साबित किया एज अ पाकिस्तानी कौम के मुश्किल के हालात में, चाहे हमारे बॉर्डर्स पे मुश्किल हो या हमारे मुल्क में कोई वबा फैली, हम एक हो सकते हैं। ये सलाहियत हम में, हमारे इदारों में है, और मैं क्रेडिट दूंगा फौज पाकिस्तान को। NCC के प्लेटफॉर्म पे हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत, NCOC के प्लेटफॉर्म पे हमारी सिविल और मिलिट्री जो स्टेक होल्डर्स हैं, बलूचिस्तान में हमारे NCOC, हमारे एपेक्स कमेटी और हमारी कोर कमेटी,
हमारी जो फौजी क़यादत है, सदरन कमांड है, उन्होंने हमारे साथ मिल के ख़ुसूसन यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है, पाक अफगान पाक ईरान बॉर्डर, अगर फ़ौज की मुकम्मल इंटेलिजेंसी के साथ रोज़ अव्वल से उनका सपोर्ट नहीं होता हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। ईरान से जो लोग इंटर हो रहे थे, पोरस बॉर्डर है उन एरिया से जहाँ पे मेन गेट के अलावा से इलीगल लोग इंटर होते थे, पाक अफगान बॉर्डर से, तो हमारे पाक फ़ौज के दस्तों ने, पैरामिलिट्री FC के फोर्सेस ने उनको रोके रखा। शुरू में बड़ा मुश्किल था, क्वारंटाइन सेंटर लोग बहुत खौफजदा थे, वहाँ से भागने की कोशिश करते थे, होने पर डर लिया जाता था क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल करना। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है बड़ा हमें एफर्ट पुट करना पड़ा, हमारे पाक अफवाज ने बड़ा हमें सपोर्ट किया, असिस्ट करना। फिर बॉर्डर एरियाज़ पे जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने बड़ी मदद फराम की, एक्सपीरियंस उनका जो उन्होंने शेयर किया। मैं ये समझता हूँ कि सारे हमारे इदारे अगर कोऑर्डिनेट ना करते, एक पेज पे आके इस वबा का मुकाबला न करते, खुदा न ख्वास्ता पता नहीं क्या सूरत हाल होती। और सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि बाकी दुनिया में तो जब गवर्नमेंट का मैसेज जाता कि ये वबा है, आप अपना ख्याल रखें, उसको बाय करते थे लोग। हमारे लोग तो शुरू में बाय ही नहीं करते थे। लोगों के अमवात वाक़ई होते थे, वो कहते थे नहीं ये तो किसी और मर्ज की वजह से इसका वफात हुआ है। अब भी आपने देखा सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोगों को जहरीला इंजेक्शन लगाए। अभी आपने जो पूछा कि जिस तरह से कुर्बानी है, कोशिशें उसको सराहा है, तो उसमें हम देखते हैं दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है कि आप देखें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हालात हैं, बॉर्डर पर देखें इंडिया के साथ बड़ा बॉर्डर, फिर अफगानिस्तान का मामला है, ईरान के साथ भी बॉर्डर जो है वहां भी हम सूरत हाल देखते हैं, इंटरनली देखें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अब इस सूरत हाल में भी तो दुनिया की किसी और फौज पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, भारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। अब NCOC में भी उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और बड़े अहसन तरीके से उन्होंने निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा था, ईद उल अजहा के हवाले से, मुहर्रम है और बरसात, इसमें बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उस पर क्या सोचा गया है और क्या आप यकीनन ये भी जानेंगे लियाकत शाहवानी से। उसामा, अभी एक ब्रेकिंग आ रही है अपने नाज़रीन के आगे, मॉनसून है, इसके अलावा भी चैलेंजेस है। इसी में जमाली, पहले तो आपसे ही जानूंगी, बहुत से लोग जो हैं वो अभी घरों में ही आइसोलेट हैं और ऐसे में बिजली भी नहीं है, मुश्किलात है लोगों को, और ये बताइएगा कि मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं बेहतरी लाने में, और केसेस के हवाले से भी आप बताइएगा, कमी आना शुरू हुई है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे देने के लिए। मेरे ख्याल में एक तो ये खराज तहसीन पेश करना तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि ये हमारे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाले जो काम करें वो बहुत अच्छा काम करें, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमतों ने जो सूबाई हुकूमतें, उन्होंने भी अपनी जगह बेहतरीन काम किया है, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो कि आउट ऑफ द वे करने पड़े गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को मैं स्पेसिफिकली कहूंगी, और उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे। अब मगर जो जिम्मेदारियां हमारे शहरियों की हैं वो हम लोग पूरी नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप मास्क लगाएं तो वो मास्क नहीं लगा के जाते, पब्लिक गैदरिंग से मना करते हैं तो पब्लिक गैदरिंग में लोगों को जरूर जाना। तो यही चीजें अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स ले लें तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी को बहुत जल्दी अपने मुल्क से दूर कर देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जरूर। मेरे ख्याल में इस वक्त कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इस वक्त पेशेंट्स में कमी हुई है, लेकिन बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये कहते हैं ना कि जी आप लोगों को आइसोलेट कर दें घर पे, कहना तो बहुत आसान है कि आप आइसोलेट कर दें, लेकिन बिजली की कमी, छोटे घर होना, इतने कमरे मुख्तस करना घर में लोगों के लिए कि वो आइसोलेट हो जाएं घर में, ये बहुत मुश्किल काम है। बार बार बिजली चली जाती है, लोग किस तरह गुजारा करें। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि अब मानसून की प्रेडिक्शन आ गई है और अर्बन फ्लडिंग के बारे में भी बात हुई है, और NDMA ने कहा है कि अर्बन फ्लडिंग को वो देख रहे हैं, और उन्होंने पहले से ही सूबाई हुकूमतों को भी आगाह किया, और सूबाई हुकूमतें खुद भी ये काम कर रही हैं कि रेन ड्रेन्स वगैरह को साफ करने की बातें कर रही हैं। तो आई थिंक कि हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ टैकल करना पड़ा, जो कि खासा मुश्किल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, बड़े बड़े मुल्क मात खा गए इस बीमारी से। अब हम लोगों को जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो आगाही फराहम कर सकते थे वो कर दिया। 6 महीने से आगाही फराहम किए चले जा रहे हैं डॉक्टर्स। लोगों को अब ये खुद शऊर पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि दे हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट के अब हम लोगों को मास्क लगाने हैं, एक फासला रखने की जरूरत है।
एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसको मिस नहीं करना चाहती कि ईद उल अजहा आ रही है और अब जानवरों की ईद कुर्बान है और जानवरों की कुर्बानी लोग करेंगे और बेशक करें, लेकिन मैं एक बात समझती हूँ कि इस वक्त कॉन्गो भी आ जाएगा, क्योंकि जब भी ईद उल अजहा आती है कॉन्गो के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आने लग जाते हैं। एक भी मंडी में अगर टिक्स जानवरों के अंदर लग गए तो वी विल हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम। और हम लोगों को चाहिए अब के ये जो इज्तिमाई कुर्बानी या तो लोग करें या कोई शहर से बाहर करें, जिस तरह ये गंद कर देते थे शहरों के अंदर, मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है कि इसको हम करें और कोई और तरीक़ाकार करें कि शहर से दूर या तो कुर्बानियां करें या आप देखें कि हज पे जाते हैं लोग तो कुर्बानी के लिए वो पैसे जमा करा देते हैं और आप ऑटोमेटिकली वो कुर्बानी हो जाती है और फिर सऊदी अरेबिया जो है उस गोश्त को दे देता है उन ममालिक में जो कि गरीब ममालिक होते हैं। तो ये काम हमारे यहाँ भी हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करके दे रही हैं और कुर्बानी इस तरह कर देंगे, लेकिन ये जगह जगह पे जो कुर्बानियां होती हैं ये इस दफा पॉसिबल होना नहीं चाहिए, इसलिए कि फिर हम इज्तिमाई कुर्बानी का आप मशवरा दे रही हैं। इसके अलावा आगाही के आपने बताया कि यकीनन हम भी मुसलसल आवाम को आगाह रखे हुए हैं। अवामी ताउन बहुत ज़रूरी है इस वबा से निमटने के लिए। लियाकत शवानी साहब, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी, जाते जाते आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मजमूई तौर पे आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अब तक कोरोना का ना वैक्सीन आया ना कोई मेडिसन है। SOPs पे अमल दरामद ही वाइड प्रिवेंशन है और हमने साबित करके देखा है। कोयटा में 85% टोटल केसेस का हुआ करते थे। हम लोगों में जब रियलाइजेशन आई है, थोड़ी बेहतरी SOPs को अमल दरामद में सामने आई है तो 7% जो है कोयटा में केसेस कम हो गए हैं। जो ही SOPs पे आप अमल करेंगे केसेस कम होंगे। गवर्नमेंट्स, तमाम गवर्नमेंट्स मैं कहूँगा, सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स, हमने सब ने मिल के इस दफ़ा जो है अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कोरोना के तदारुक के लिए मैक्सिमम लेवल पे जाके क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, लेबॉर्ट्रीज़, इंटेलिजेंसी के साथ राशन फराम किए हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को फाइनेंशियल असिस्ट किया है, SOPs लिए, सख्त फैसले भी लिए, आवाम के को सुनते हुए रिलैक्स फैसले भी किए। अपने तौर पे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कोशिश की है। अब आवाम को ये मैसेज जो है बाय करना चाहिए कि SOPs पे अमल दरामद के साथ ही आप, ठीक है, आवाम को SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। बहुत शुक्रिया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा हमारे सीनियर एंकर तजियाकार उसामा गाजी भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। ब्यूरो हेड गुलाम मुर्तज़ा, आप भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद रहे। आप तमाम का बहुत। बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान, ये खुसूसी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंची। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद न्यूज़ हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल का पैगाम महफूज